नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दक्षिण एशिया का भूगोल बार बार एक ही कहानी दोहराता है। कभी सत्ता पर काबिज ताकतवर जनरल बंदूक तानकर संसद को बंद कर देता है, तो कभी सड़क पर उतरकर भीड़ सरकार का तख्ता पलट कर देती है। पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक पड़ोसी देशों में राजनीतिक उथल पुथल ने यह साफ कर दिया कि लोकतंत्र यहां स्थायी नहीं बल्कि किराए का मेहमान है। भारत के चारों ओर ही देख लीजिए, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब नेपाल, सब जगह हालात ऐसे बने कि चुनी हुई सरकारें या तो सड़क पर ध्वस्त हो गई या सत्ता को हथियारों के बल पर खा लिया गया। फर्क बस इतना है कि इन देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था कच्चे घर की तरह पहली बारिश में ढह जाती है, जबकि भारत का लोकतंत्र चट्टान की तरह हर तूफान को झेल लेता है। हालांकि ये काफी शर्म और घिनौनी बात है, जब अलग अलग देशों में इस तरह की तख्ता पलट की खबरें सामने आती है तो कुछ लोग हमारे देश में ही बैठे हैं, वो कहते हैं अब अगला नंबर भारत का है। जो लोग भारत में रिजीम चेंज का सपना देख रहे हैं, पहले उन पर कुछ बात करूंगी, फिर बात नेपाल तख्ता पलट की करेंगे। तो जो मोदी को हटाना चाहते हैं वो कान खोलकर सुन ले। भारत में मोदी है, इसलिए तख्ता पलट असंभव है। दक्षिण एशिया की राजनीति बार बार यही सिखाती है कि जहां संस्थानें कमजोर हैं और नेता जनता से कटे हुए हैं, वहां लोकतंत्र पलटियों का शिकार बनता है। लेकिन भारत इस नक्शे का अपवाद है, और इस अपवाद की वजह सिर्फ व्यवस्था नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भी है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता होती है। श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जब जनता का भरोसा डगमगाया तो सड़कों पर आक्रोश फूटा और सरकारें गिर गई। भारत में मोदी के नेतृत्व पर जनता का भरोसा अटूट है। 2014 से अब तक लगातार 2 बार भारी बहुमत से जनादेश और 2024 में तीसरी बार सत्ता में वापसी। ये बताता है कि जनता ने मोदी को सिर्फ चुना नहीं बल्कि अपनाया है। ऐसे नेता को कोई सड़क आंदोलन या सैन्य साजिश से गिरा नहीं सकता। भारत का लोकतंत्र केवल किताबों पर नहीं टिका। यहां चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, संसद और सबसे बढ़कर जनता, सब लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। लेकिन सच ये भी है कि संस्थानों को स्थिर और मजबूत रखने के लिए एक निर्णायक नेतृत्व चाहिए। मोदी ने यही किया। मोदी के दौर में संस्थानें न सिर्फ स्थिर हुई बल्कि तेज निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ी। नोटबंदी से लेकर अनुच्छेद 370 तक सब हमने देखा। पड़ोसियों की अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण रहा सेना का राजनीति में दखल। पाकिस्तान इसका क्लासिक उदाहरण है। भारत में सेना लोकतंत्र की रक्षा करती है, सत्ता पर कब्जा करने का सपना नहीं देखती, और इसका कारण है राजनीतिक नेतृत्व पर सेना का भरोसा। मोदी ने यह भरोसा अपने फैसलों से जीता। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और रक्षा सौदों में पारदर्शिता। जब सेना को लगता है कि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है तो लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती हैं। भारत में लोकतंत्र पश्चिमी देशों से आयातित विचार नहीं है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। ग्राम पंचायतों से लेकर महासभाओं तक हजारों साल से भारत ने सामूहिक निर्णय और सहमति की राजनीति की है। मोदी इसी परंपरा को आधुनिक लोकतंत्र से जोड़ते हैं। उनकी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सोच यही दर्शाती है। तो भारत में मोदी है, जनता का भरोसा है और सेना का सम्मान है, संस्थानें मजबूत हैं। तो जो लोग भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये बात आज बहुत चुभने वाली है। भारत की जनता जानती है कि मोदी के रहते देश राजनीतिक अस्थिरता के दलदल में नहीं गिरेगा। उनकी छवि फैसला लेने वाले नेता की है जो देश हित के लिए कठिन कदम उठा सकते हैं। यही वजह है कि विदेशी ताकतें या आंतरिक विरोधी चाहे जितनी कोशिश करे, भारत में म्यांमार, पाकिस्तान या श्रीलंका जैसा तख्ता पलट नामुमकिन है।
अब नेपाल में जो कुछ भी हुआ उस पर चर्चा करते हैं। नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के पीछे हामी नेपाल नामक एक संगठन का हाथ है। ये एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है। ये संगठन महज 10 साल पुराना है, लेकिन इसके मुखिया 36 वर्षीय सुंदन गुरुंग ने अपने आह्वान पर पूरे देश के युवाओं को एकजुट कर लिया और यह संगठन नेपाल को आग में झोंकने का कारण बन गया। यह संगठन खुद को गैर लाभकारी और समाजसेवी संस्था बताता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे एक राजनीतिक आंदोलनकारी शक्ति के रूप में पेश कर दिया है। सरकार मान रही है कि इस एनजीओ की राजनीति ने ही देश के युवाओं को सड़क पर उतारा और स्थिति को काबू से बाहर कर दिया। हामी नेपाल की स्थापना 2015 में हुई थी। उस समय ये संगठन नेपाल में आए भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों से चर्चा में आया। बाद में ये युवाओं से जुड़ा और भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों के खिलाफ आवाज उठने लगा। शुरुआत में ये एनजीओ केवल मानवीय सहायता तक सीमित था, लेकिन अब ये नेपाल में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की मांग करने वाला मंच बन गया। इस संगठन ने नेपाल की सेना के साथ भी कई प्रोजेक्ट किए, जिनमें फ्लड रेस्क्यू ट्रेनिंग और राहत कार्य शामिल थे। धीरे धीरे हामी नेपाल ने आपदा प्रबंधन से आगे बढ़कर युवाओं की आवाज बनने का काम शुरू किया। हामी नेपाल के संस्थापक और मुखिया सुंदन गुरुंग की उम्र 36 साल है। वो पहले इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे और उनकी दुनिया पार्टियां और शोबिज के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन 2015 का भूकंप उनकी जिंदगी बदल गया। उन्होंने राहत कार्यों में खुद को झोंक दिया और धीरे धीरे एक एक्टिविस्ट के रूप में पहचाने जाने लगे। गुरुंग ने सोशल मीडिया का हथियार बनाकर युवाओं को जोड़ा। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और अन्य प्लेटफॉर्मों पर उन्होंने युवाओं से संवाद किया। 8 सितंबर के आंदोलन से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, अब काफी हो चुका है, ये हमारी लड़ाई है और हमें इसे जीतना है। इस पोस्ट ने लाखों युवाओं को प्रभावित कर दिया और देखते ही देखते पूरा आंदोलन भड़क उठा। मतलब एक पोस्ट एक वीडियो से बदल गई नेपाल की सरकार। अब आपको बताते हैं कि कैसे एकजुट हुए हैं ये जेनजी। नेपाल की 43% आबादी युवा है और उनमें से ज्यादातर जेनजी वर्ग से आते हैं। सोशल मीडिया पर बैन ने उनकी सबसे बड़ी आजादी छीन ली। यह आक्रोश पहले से ही मौजूद भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भाई भतीजावाद के खिलाफ गुस्से में मिलकर आग बन गया। हामी नेपाल ने इन्हें एक मंच पर ला दिया और VPN जैसे टूल से कोऑर्डिनेशन किया। नेपाल सरकार पर आरोप है कि उसने अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करके चीन के लिए रास्ता साफ किया। चीन से लौटने के बाद PM KP शर्मा ओली ने यह फैसला लिया। वहीं आंदोलन के पीछे अमेरिकी मदद की आशंका भी जताई जा रही है। इसलिए हामी नेपाल के आंदोलन को केवल घरेलू गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खींचतान का हिस्सा भी माना जा रहा है। तो ये तो हो गई हामी नेपाल की बात, पर चीन और अमेरिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपाल की राजनीति में यह सवाल अब लगातार उठ रहा है कि क्या इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका है। ये शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि 2022 में अमेरिका की $500 मिलियन की MCC ग्रांट पर भी नेपाल में जमकर बवाल हुआ था। तब भी आरोप लगे थे कि ये मदद दरअसल नेपाल की संप्रभुता को कमजोर करने और इंडो पैसिफिक रणनीति में उसे अमेरिकी खेमे में खींचने का जरिया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसे सिर्फ सड़कों और बिजली परियोजनाओं के लिए बताया था, लेकिन नेपाल की जनता और वामपंथी दलों ने इसे नई औपनिवेशिक साजिश कहा। पर जहां जहां तख्ता पलट होता है वहां वहां अमेरिका का इंटरेस्ट दिखता है। तो सवाल अमेरिका पर भी है। साथ ही नेपाल की संसद को जलते देखना सिर्फ आंतरिक गुस्से का परिणाम नहीं लगता। घटनाओं की टाइमिंग और टारगेट चुनने का तरीका यह संकेत देता है कि कहीं ना कहीं बाहरी ताकतें नेपाल के लोकतंत्र को अस्थिर करने में लगी है। नेपाल जैसे छोटे और भौगोलिक रूप से संवेदनशील देश में अगर बार बार ऐसी हलचलें होती रहीं तो ये सिर्फ आंतरिक संकट नहीं, बल्कि बड़ी ताकतों की भू रणनीतिक चाल भी हो सकती है। नेपाल आज इस मोड़ पर खड़ा है। सवाल ये है कि क्या ये देश अपने हालात खुद संभालेगा या दक्षिण एशिया की नई कलर रिवॉल्यूशन का अगला शिकार बनेगा।
हालांकि तस्वीरें आने वाले दिनों में जरूर साफ हो जाएगी। तख्ता पलट तो हो गया है, पर सरकार बनना इतना आसान भी नहीं लग रहा है, क्योंकि नेपाल का जनजी आंदोलन देश के अंतरिम पीएम को लेकर दो गुटों में बंट गया। काठमांडू में सेना मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों का दो गुट सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बालिन शाह को अंतरिम नेता बनाने की मांग को लेकर भिड़ गए। पहले खबर थी कि बालिन शाह को पीएम बनाया जाएगा, फिर बताया गया कि वो नहीं पीएम बनना चाहते, फिर उन्होंने सुशीला कार्की का नाम लिया, अपना समर्थन भी दे दिया, फिर उनका भी विरोध हुआ और फिर बताया गया कि नेपाल के अंतरिम पीएम की रेस से कुलनाम घिसिंग का नाम भी वापस ले लिया गया है। मतलब सरकार बनाने की जंग अभी लंबी चलेगी। अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं बताया जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सभी पक्षों से फिलहाल शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करते हुए ये कह रहे हैं कि वो संवैधानिक ढांचे के भीतर मौजूदा राजनीतिक हालात का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षों से समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने के उनके प्रयासों में विश्वास दिखाने का आह्वान किया है, पर जो हालात नेपाल में बने हैं वो वाकई में काफी चिंताजनक है। उम्मीद जरूर करेंगे कि पड़ोसी देश नेपाल में जल्द से जल्द शांति आए। तो आपको क्या लगता है, नेपाल की साजिश के पीछे किसका हाथ है? आप भी कमेंट करके लिखिएगा, अपनी राय बताइएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।